स्क्रीन शेयर हो रहा है बच्चों? यस मैम। एनएमआर से हम लोग बात कर रहे थे, तो कुछ चीजें समझ में आया था उस दिन कि नहीं आया था? लास्ट टाइम पे एनएमआर जब हम पढ़ रहे थे, कुछ याद है? मैम लास्ट में जो आप बताई थी ना एक पॉइंट, वो डाउट है। हाँ पूछिए बेटा। मैम जैसे आप कही थी कि मैग्नेटिक फील्ड को मैम वेरी करेंगे और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर देंगे। हाँ, वो क्लियर नहीं हुआ था कि इसका मतलब क्या होगा, ये करने से क्या अच्छा, होने वाला है बस। हाँ, चलो वो भी हम बात करते हैं। अच्छा पहले थोड़ी सी और चीजें यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उस पॉइंट पर भी हम लोग आते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसका नाम हम लोग न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस या पीएमआर, प्रोटॉनिक मैग्नेटिक रेजोनेंस रखते हैं, है ना। और इसमें क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले वी हैव टू कीप आवर कंपाउंड और मॉलिक्यूल इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड आफ्टर कीपिंग इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नाउ क्या करेंगे हम लोग? उसमें रेडियो वेव्स डालेंगे। मॉलिक्यूल में हम लोग क्या करेंगे? रेडियो वेव्स डालेंगे। तो रेडियो वेव्स डालने से क्या होगा कि अब प्रोटॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे फ्लिप कर जाएगा। तो अब जब फ्लिप करेगा, जाएगा ऊपर, तो रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करेगा। तो जब रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब करेगा तो हमारे पास पीक्स इस तरीके से, जैसे यहाँ पर ये रखा है ना, से पीक्स आ जाती हैं कि इसने इतने रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके यहाँ पर पीक्स दी है। ठीक है, ये बात हमारे आती है। इतनी बात हम लोग को बेसिक चीजें समझ में आई थी कि सबसे पहले हम लोगों को वी हैव टू कीप आवर न्यूक्लियर इनटू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड थिंग हम लोगों ने देखी थी कि इससे हम लोग, इस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग हाइड्रोजन के बारे में पता लगा सकते हैं, है ना, कि कितने तरीके के हाइड्रोजन होते हैं। इसके अलावा फॉस्फोरस 31 है, फ्लोरीन 19 है, इसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। मगर हाइड्रोजन हम मेन बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन के पास बच्चों एक इलेक्ट्रॉन होता है और इट इज हैविंग वन प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियाई एंड नो न्यूट्रॉन, एंड देयर इज नो न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कैसा है? सिंगल प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। तो हम न्यूक्लियस को प्रोटॉन बोले तो बात सही है, प्रोटॉन भी बोल सकते हैं या न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने नाम यहाँ पर दिया है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस या प्रोटॉनिक मैग्नेटिक रेजोनेंस। बात एक ही है कि अगर हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ प्रोटॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। और एक प्रोटॉन होने अब क्या होता है, एक ही प्रोटॉन होने से क्या फायदा होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। पहले ये बता दें कि अब हाइड्रोजन की स्टडी हम लोग कैसे करते हैं, क्या होता है कि हाइड्रोजन की स्टडी हम लोग कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको सपोज करिए इथेनॉल दे दिया, इथेनॉल मैंने कहा कि बताइए इसमें कितने तरीके के हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले हम स्टडी जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से बच्चों करते हैं, वो करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कितने तरीके के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन की स्टडी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ना, कि हाइड्रोजन कितने तरीके के हैं, कितने एक जैसे हैं, कितने नॉन है हाइड्रोजन है ना। और हाइड्रोजन का एनवायरमेंट क्या है, मतलब वो उसके आसपास नेबर ग्रुप्स कैसे अटैच्ड हैं, सब कुछ हाइड्रोजन की स्टडी हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि मैंने आपको इथेनॉल दे दिया CH3 CH2OH, तो CH3 CH2OH में कितने तरीके के हाइड्रोजन है बच्चों? इथेनॉल में कितने तरीके के हाइड्रोजन है? Am I audible? Am I audible बच्चों? मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। मैंने कहा कि अगर मैंने आपसे कहा कि हमारे पास इथेनॉल है, इथेनॉल में कितने तरीके की हाइड्रोजन है, तो कैसे पता लगाएंगे? मैं आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ। ये व्हाइट बोर्ड बच्चों शेयर हो रहा है यहाँ पर, व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है ना।
अभी मैंने आपसे कहा कि अगर हमारे पास क्या है, इथेनॉल है, CH3 CH2OH, ये है हमारे पास इथेनॉल। इसको हम ओपन करके कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन, इधर भी ये हाइड्रोजन, इधर भी क्या है, हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन। ठीक है, वी आर हैविंग दिस मॉलिक्यूल CH3 CH2OH। अभी क्या होगा, जब इसको हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू चेक करेंगे तो जितने तरीके के हाइड्रोजन इसके पास होंगे उतने ही पीक्स देगा। अब यहाँ पे कितने तरीके के हाइड्रोजन है, पहले देखिए नंबर 1 वाला, इसको देखिए, है ना, ये नंबर 1 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, नंबर 1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन से अटैच है। ये वाले जो है नंबर 2 है। नंबर 2 कौन से, ये और ये दोनों ही सेम है। दोनों ही सेम क्यों है, क्योंकि दोनों सेम ही कार्बन से अटैच्ड है। तो ये दोनों कैसे कहलाएंगे, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। इन दोनों को बोलेंगे हम लोग इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, मतलब दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, और ये हमारा थर्ड टाइप का हाइड्रोजन हो गया। इसमें कितने तरीके के, ये 1 2 3, ये 3 जो है एक जैसे हैं, तो दीज आर नोन एज इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। एंड दीज टू, ये हाइड्रोजन आपस में इक्विवेलेंट है। और ये 1 2 3 ये आपस में क्या कहलाते हैं, नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। 1 2 3 ये आपस में कहलाते हैं नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। इनको नॉन इक्विवेलेंट क्यों कह रहे हैं, आप बहुत ध्यान से देखो। ये हाइड्रोजन उस कार्बन से अटैच है जहां पर बगल में ऑक्सीजन है। ये हाइड्रोजन उस कार्बन से अटैच है जिसके बगल में सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, ऑक्सीजन नहीं है। तो ये वाले हाइड्रोजन का एनवायरमेंट इसके हाइड्रोजन वाले एनवायरमेंट से एकदम डिफरेंट है। और ये वाला हाइड्रोजन तो है ही डिफरेंट, क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच है सिर्फ। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कि हमारे पास में कितने तरीके के यहाँ पर हाइड्रोजन से बच्चों, 3 मैम। 3 है। कैसे पता 3 है? मैम एक ऑक्सीजन से अटैच है, एक ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन से है, और एक हाँ लास्ट वाले कार्बन से। हाँ, तो ये अगर आप कंफ्यूज मत होना कि ये भी मैम कार्बन से अटैच है, ये भी कार्बन से अटैच है। कार्बन से तो अटैच है, मगर ये वाला कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है। तो ये वाले हाइड्रोजन का एनवायरमेंट इस हाइड्रोजन से एकदम डिफरेंट हो जाएगा। तो इसको हमने 1 डाल दिया, इसको 2, और ये भी 2 है ना, ये भी 2 कहलाएगा, ये भी 2 कहलाएगा, है ना। ये 3 है, ये 3 है, ये भी 3 है। ठीक है, तो ये बात बहुत ध्यान से समझेंगे कि इक्विवेलेंट हम लोग हाइड्रोजन में इक्विवेलेंट प्रोटॉन, इसको हम लोग प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। प्रोटॉन क्यों बोल सकते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग प्रोटॉन वर्ड यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, मैंने बताया कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक और एक ही प्रोटॉन होता है, और न्यूक्लियस में उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को हम लोग प्रोटॉन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जब लैंग्वेज में लिखते हैं ना, हमें बोलेंगे कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स वी आर हैविंग इन दिस, तो आप बोलोगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, मींस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। ठीक है, तो जब ये इस कंपाउंड को हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि ये जो कंपाउंड है हमको ये 3 पीक्स देता है। ये 3 पीक्स देता है कंपाउंड। तो ये 3 पीक्स क्यों दे रहा है,
3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो अगर हमने आपको कहा कि बच्चे बताओ ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू इस पे कितने हाइड्रोजन है, कितने टाइप के हाइड्रोजन है, तो आप बोलोगे कि 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है। और क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड को जब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम जब टेस्ट करेंगे तो 3 पीक्स देगा। तो जितने तरीके के हाइड्रोजन है, जितने तरीके के प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही पीक्स देता है। ठीक है, तो एक बात तो हमें ये पता चल गया एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, कितने टाइप्स के हाइड्रोजन होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि इसका ये जो पीक्स का एरिया है ना, पीक्स का एरिया देख के हम पता लगा सकते हैं कि इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का रेशियो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये जो सिंगल पीक जो आ रही है ना, इसका रेशियो अगर 3 है तो इसका 2 होगा और इसका 1 होगा। मतलब ये 3:2:1 के रेशियो में ये पीक्स का एरिया होगा। रीजन क्या है इसका? क्योंकि देखो ये यहाँ पर क्या दे रहा है, ये जो 3rd नंबर वाला जो हाइड्रोजन है, ये कितने इसमें हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। इसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, इसमें सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। तो ये जो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन जितने ज्यादा होते चले जाएंगे, पीक का एरिया उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। अगर इक्विवेलेंट हाइड्रोजन 6 होंगे तो और भी पीक का एरिया होगा। तो इन पीक का एरिया, ये पीक्स का एरिया देख करके भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कितने हैं। पहले तो हमने पता लगाया कि नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कितने हैं, तो वी आर हैविंग 3 नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। अब आफ्टर सीइंग द एरिया ऑफ दीस पीक्स वी कैन जज कि इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, या क्या उनका रेशियो है। ये 3:2:1 के रेशियो में इनकी पीक्स का एरिया होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस बात मैम। समझ में आ रही है? अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ बेंजीन, बेंजीन बताओ कितनी पीक्स देगा? एनएमआर स्पेक्ट्रा जो होगा इसका, वो कितनी पीक्स देगा बेंजीन? हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर हियर इन बेंजीन? मैम एक ही होगी मैम। एक ही होगी? 2 तो नहीं होगी? 2 तो नहीं होगी ना? नो मैम। यस मैम, एक ही होगी। वेरी गुड। देखिए मैम इसके लिए अंडू कर लिया करिए, ऊपर जो है कॉर्नर में केमिस्ट्री 101 जो लिखा है उसके नीचे। कहाँ पे बेटा? ये ना, ये वाला, ये यही एक और अंडू हाँ। करिए, 1 more टाइम, एक और। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। तुम लोग ज्यादा एक्सपर्ट अब हो चुके हो, इसीलिए तुम कहते हो, तुम लोग जब कहते हो कि हमारी फाइल अपलोड नहीं होगी तो मुझे गुस्सा आती है। तुम लोग तो हमसे ज्यादा एक्सपर्ट हो सकते तब। थैंक यू बेटा। ये अब ये हाइड्रोजन एक यहाँ आ गया। अब तो बहुत से अच्छे अच्छे एप्स भी आने लग गए हैं, गूगल मीट से भी ज्यादा अच्छे एप्स आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। ये आपके हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारे हाइड्रोजन कैसे एक ही जैसे हैं, क्योंकि सभी के पास क्या, अगर आप देखोगे तो इस हाइड्रोजन के पास भी डबल सिंगल है, इस हाइड्रोजन के पास भी डबल सिंगल है, इस हाइड्रोजन के पास भी डबल सिंगल बॉन्ड्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो सबका एनवायरमेंट एक ही जैसा है, बिल्कुल एक जैसे हैं। बेंजीन विल गिव हाउ मेनी पीक्स? 1 पीक देगा। और पीक का एरिया क्या होगा? ज्यादा बड़ा होगा कि छोटा होगा पीक का एरिया? इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 6 है ना, तो 6 है, इसलिए इसका देखो पीक का एरिया जो होगा खूब लंबी इसकी पीक आती है। बेंजीन की जो पीक आती है ना, खूब लंबी से आती है, क्योंकि 6 आपके हाइड्रोजन एक ही जैसे हैं। तो जितने ज्यादा इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होंगे वो उतनी ही ज्यादा उसका पीक का एरिया होगा। तो इनको हम लोग बोलते हैं ये इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है आपस में, ये आपस में इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। और 1 2 3 ये आपस में क्या है? नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैसे कैसे चीजें स्टडी करते हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और अभी जो अभी आप बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे उसके बारे में भी हम डिस्कस अभी करते हैं। अब हाँ बोलिए मैम। एक प्रोपेनॉल का बता दीजिए, उसमें कितने पीस बनेंगे? प्रोपेनॉल का
प्रोपेनॉल में आप बताइए। CH3 CH2 CH2OH। हाँ, CH3 CH2 CH2 है ना, ये है, और ये हो गया OH। आप बताओ, आप पहले आप लोग खुद सोच के बताओ कि प्रोपेनॉल में कितनी पीक्स बनेंगी। 4। क्यों 4 क्यों बनेगी? 3 बनेंगी मैम। क्योंकि मैम जो बीच के 2 कार्बन है उसमें एक कार्बन कार्बन से अटैच है, दूसरा कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है। हाँ, तो कितनी पीक्स देंगे बेटा? मैम 4 देना चाहिए। 4 देगी? अच्छा, 4 क्यों देगी भाई? 1 2 हो गया। मैम 4 एक क्यों देगी? कार्बन, मैम एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है और बाकी 3 कार्बन है हमारे पास, तो मैम ये तीनों का पोजीशन तो अलग अलग है। हाँ, पोजीशन अलग अलग है, वेरी तो गुड। इन तीनों से अलग अलग हाइड्रोजन भी अटैच हैं हाँ हाँ, मैम, तो 3 1 4 हो रहा है। ठीक है। तो इस पे देखो 4 पीक्स देगा। अब 2 कौन कह रहा था? अब ये देखो 2 कौन कह रहा था? बताइए। बताइए बताइए। 1 पीक किसकी वजह से आ रही है ना? मेरी वॉइस आ रही बच्चों? यस यस मैम। मैम। 1 पीक किसकी वजह से आ रही है? 2 पीक्स किसकी वजह से आ रही है? और थर्ड ये हो गया, है ना? क्योंकि अभी क्या हो गया, इसका एनवायरमेंट एकदम डिफरेंट है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन से अटैच्ड है ना? मगर इस कार्बन के बगल में क्या है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन है। और इस कार्बन के बगल में क्या है? यहाँ पर भी क्या है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही है ना? ऐसा लग रहा है कि ये दोनों हाइड्रोजन एक ही जैसे होने चाहिए, ठीक है, मगर इसमें क्या है कि इसके दोनों साइड पर आपको कार्बन दिख रहे हैं। इसके तो एक ही साइड पर आपको कार्बन है, दोनों साइड पे तो कार्बन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 पिक देना चाहिए। 4 पिक देना चाहिए, यस मैम। है ना? तो अभी अब अगर इसके आगे हम लाइन ऐसे बढ़ाते चलेंगे तब नहीं सीक्वेंस बनेंगे बेटा, है ना? क्योंकि तब क्या हो जाएगा, अब फिर आप एक बढ़ा दोगे इसके आगे, सपोज करो आपने फिर एक और से आगे बढ़ा दिया, यहाँ पर इसको CH2 मान लो और इसको फिर CH3 मान लो आप, ठीक है, ये CH3 मान लो, तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3, फिर ये भी 3 होगा, क्योंकि इसके बगल में भी कार्बन है, इसके बगल में भी कार्बन है, इसके बगल में ये दोनों तो एकदम सेम हो जाएंगे, ये फिर अलग बाद में डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 1, ये 2, ठीक है, 3, ये भी 3, फिर ये 4 हो जाएगा, ये तक 4 हो जाएगा। अब इस केस में क्या हो जाएगा, कौन सा ये हमारे पास है, ये कौन सा बन गया, ये ब्यूटेनॉल बन गया, तो ब्यूटेनॉल के केस में आपकी 4 पिक्स दे देगा, ठीक है। और पेंटेनॉल के केस में फिर से कोई 4 ही, फिर आपके 4 ही पिक्स देता रहेगा, क्योंकि आप जितने भी कार्बन बढ़ा लोगे, आप एनवायरमेंट तो इनका तो नहीं चेंज होगा, इनका तो एक ही जैसा रहेगा, ठीक है। एनवायरमेंट किसका चेंज होता है, लास्ट वाले का और पहले वाले का चेंज हो जाता है एनवायरमेंट, ठीक है, बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये फिक्स देगा। अब अगर मैंने सपोज फॉर एग्जांपल दिया आप लोगों को, CH3 O CH3, ये कितनी पिक्स देगा? CH3O CH3 कितनी पिक्स देगा बेटा? मैम एक। मैम 1 देगा। हाँ 1 देगा, क्योंकि अब इन्वायरमेंट एक जैसा है, दोनों का इन्वायरमेंट बिल्कुल एक जैसा, तो ओनली 1 पिक निकल गया, ठीक है। तो और जो पीक आएगी उसका पीक एरिया खूब ज्यादा होगा। तो ये बात यहाँ पर थी कि आप सबसे पहले NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या जज कर सकते हो कि आपके पास कितने तरीके के हाइड्रोजन है और उनका एनवायरमेंट कैसा है। अभी जो मैंने सिर्फ पीक्स बोला ना, कि जो पीक्स आती है इस तरीके से, है ना,
ऐसे 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 बता रही हूँ, मगर ये पीक्स भी बाद में ना स्प्लिट भी होती हैं, स्प्लिटिंग भी होती है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल से क्या पता चलता है। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल से इक्विवेलेंट प्रोटॉन के एनवायरनमेंट का पता चलता है कि वो उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट किस तरीके के प्रोटॉन का है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, तो स्प्लिटिंग भी पढ़ेंगे। तो मतलब एक तरीके से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें पता चल जाता है कि हाइड्रोजन के बारे में पूरी स्टडी हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरी बात मैं आपको एक चीज और बताऊं कि हम लोग जिस दिन बात भी कर रहे थे कि हम लोगों यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन की स्टडी क्यों कर पाते हैं इजीली, क्या रीजन है कि हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हाइड्रोजन की स्टडी कर लेंगे, क्या रीजन है कि ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाँ वेरी गुड, ऑड नंबर प्रोटॉन। हीलियम की स्टडी हम लोग कर सकते हैं एनएमआर से? नो मैम, नहीं कर सकते, है ना। तो जिनके पास भी ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उनकी स्टडी हम लोग इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आईआर के लिए क्या क्राइटेरिया था, आपका मैग्नेटिक मोमेंट का होना जरूरी था, तभी वो आपके आईआर एक्टिव थे। इन सेम वे हम लोग ये पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या जरूरी होना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन का होना जरूरी है। तो एक प्रोटॉन ये है, सपोज करो दूसरा प्रोटॉन ये है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसके से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वो इसको कैंसिल कर देगा। जब मैग्नेटिक फील्ड ही कोई डेवलप नहीं होगी तो वहां पर आपका मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स भी नहीं बन सकते। तो इसलिए आपको जरूरी है कि आपके पास और नंबर के प्रोटॉन होने जरूरी है। कि अगर सपोज करो हमारे पास ये 3 प्रोटॉन्स भी हैं तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो सॉरी इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड से कैंसिल हो गया, मगर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से यहाँ पर हमें मिलेगी। जिनके एटॉमिक नंबर, जिनके पास 3 प्रोटॉन है, जिसके पास 5 प्रोटॉन है, जिसके पास 7 प्रोटॉन है, जिसका पास 1 प्रोटॉन है, उसकी स्टडी हम लोग एनएमआर से कर सकते हैं। तो सबसे इजीली हम लोग हाइड्रोजन की कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है। इस 1 प्रोटॉन का मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करने वाला कोई दूसरा नहीं रहता। इसलिए हम लोग यहाँ पर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हाइड्रोजन के बारे में, उसका एनवायरमेंट और कितने तरह की हाइड्रोजन है, सब हम इजीली पता लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई? इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब वापस इस क्वेश्चन पे जाते हैं जो बच्चा भी पूछ रहा था कि अब मैंने क्या चीज बताई थी आप लोगों को कि अब हमारे पास स्टूडेंट्स वी आर हैविंग 2 वेरिएबल फैक्टर्स। जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो हमारे पास 2 वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से 2 वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं? एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा होता है आपका रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स, क्योंकि अभी हम लोग क्या करा कि हमारे पास सपोज करो कोई कंपाउंड है ना, हमारे पास कोई कंपाउंड है, कोई न्यूक्लियाई है, उसको हम लोगों ने क्या करा, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद क्या हो गया कि इसमें जो एनर्जी लेवल्स थे वो स्प्लिट कर गए। पहले उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी लेवल था, मगर जैसे आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा इसको, तो इसमें जो डीजनरेट मैग्नेटिक एनर्जी लेवल थे न्यूक्लियाई में, किसमें, न्यूक्लियाई में या प्रोटॉन में, जितने मैंने बताया था कि आप लोगों को न्यूक्लियाई या प्रोटॉन के पास डीजनरेट मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स होते हैं। डीजनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी वाले। तो वो कहाँ से आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोटॉन है वो लगातार रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन से क्या हो जाएगा, वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। तो इसके पास जो ये मैग्नेटिक एनर्जी लेवल होता है, मगर बच्चे वो डीजनरेट होता है। तो अगर आप यहाँ पर इस केस में बिना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाए इसमें अगर आप रेडियो वेव्स डालोगे भी तो प्रोटॉन जंप होकर के कहाँ जाएगा, उसके पास कोई स्पेस ही नहीं जंप करने के लिए। इसलिए आप क्या करते हो कि सबसे पहले कि आप इससे पहले कि रेडियो वेव्स यहाँ पे डालो, आप इस कंपाउंड को, इस न्यूक्लियाई को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या होता है, ये जो न्यूक्लियाई का डीजनरेट मैग्नेटिक एनर्जी लेवल था वो स्प्लिट कर गया और आपके पास डिफरेंट मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स डेवलप हो गए। अब आप रेडियो वेव्स डालोगे और प्रोटॉन जंप होकर के नीचे से ऊपर चला जाएगा। जंप करने में क्या करेगा, ये रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करेगा। तो जितना रेडिएशन से एब्जॉर्ब किया उसके आपके तुरंत यहाँ पर क्या आ जाते हैं, सिग्नल्स आ जाते हैं। तो अब फिर से बता दूं कि अब हमारे पास यहाँ पर क्या थे बच्चों, 2
वेरिएबल्स थे, एक तो रेडियो वेव्स थे और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को भी हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, रेडियो वेव्स की वैल्यू को भी हम डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि रेडियो वेव्स भी खूब बड़ी रेंज की होती हैं, उसको हम डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब जब दोनों ही फैक्टर्स को हम डिक्रीज इंक्रीज करेंगे तो कभी भी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू कभी भी नहीं आ पाएगी। तो हम क्या करते हैं कि एक फैक्टर को हम कांस्टेंट कर देते हैं, या तो हम रेडियो वेव्स जो फ्रीक्वेंसी है उसको कांस्टेंट कर दें और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को घटाए बढ़ाएं, या हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कांस्टेंट कर दें और रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी को घटाए बढ़ाएं। ये दो तरीके हैं। अब क्या होता है, जब हम लोगों ने सपोज करो हमारे पास ये प्रोटॉन का मैग्नेटिक एनर्जी लेवल है, उसको जब हम लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या हो गया, उसमें स्प्लिटिंग हो गई। अब क्या होता है, स्प्लिटिंग डिपेंड करती है कि आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी ज्यादा है कितनी कम है। जितनी ज्यादा आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लगाओगे, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। तो अगर आपने वीक फील्ड लगाई है तो क्या हो जाएगा, ये प्रोटॉन है उसके बीच का डिस्टेंस ये है हमारे डिफरेंट मैग्नेटिक एनर्जी लेवल का डिस्टेंस ये। जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, हो सकता है कि ये यहाँ है और दूसरा आपका लेवल यहाँ डेवलप हो जाए, है ना। आपने और बढ़ा दिया तो ये और ज्यादा आपका स्प्लिटिंग होती चली जाएगी। तो जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी बच्चों, उतनी ही ज्यादा उसको एनर्जी चाहिए होगी नीचे से ऊपर जाने के लिए, ठीक है, उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिए। सपोज करो, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, सपोज करो ये जो एनर्जी लेवल इसकी एनर्जी 2 है, ठीक है, इसकी भी एनर्जी 2 है, और ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम घटा बढ़ा करके ये जो आपके जो लेवल्स बना रहे हैं, इसकी एनर्जी सपोज करो ये 5 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी 7 है, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए प्रोटॉन को कितनी एनर्जी की जरूरत है? 2 से 5 तक 3 जरूरत है, वेरी गुड। यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितनी जरूरत है? 4। और यहाँ से यहाँ जाने की कितनी जरूरत है? 5 जरूरत है, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये हमारे पास ये कंपाउंड है, न्यूक्लियाई है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, ये रेडियो वेव्स डाल रहे हैं। तो रेडियो वेव्स की हम लोगों ने एनर्जी फिक्स कर दी है, फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी। हमने कहा कि इसको 5 एनर्जी का हम लोग इसको रेडियो वेव्स देंगे। इस न्यूक्लियाई पर हम 5 एनर्जी के रेडिएशंस डाल रहे हैं। अब जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को आपने घटाना बढ़ाना शुरू करा तो इसकी वैल्यू 5 आ गई। तो जब 5 आ गई तो क्या ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा? नो मैम, सीधे 7 पे जाएगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस तो 3 का है, उसको तो 3 की एनर्जी चाहिए। तो जब आप 5 एनर्जी वाले रेडिएशन दोगे इसको तो ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। फिर आपने वैल्यू को और बढ़ाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को आपने और बढ़ा दिया, अब वो वैल्यू 6 तक पहुंच गई, ठीक है। अब क्या प्रोटॉन ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा? अब क्या वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा? बताइए। ये यहाँ पर इसकी ग्राउंड स्टेट की वैल्यू तो 2 है ना। एक्सटर्नल जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो उससे क्या हो गया, स्प्लिटिंग बढ़ गई स्प्लिटिंग, इसकी वैल्यू 6 हो गई। अब मुझे बताओ, ये आपने 5 एनर्जी की रेडिएशन दे रहे हो, अब ये प्रोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा क्या? नो मैम, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा मैम? क्योंकि डिफरेंस 4 का है, दे रहे हैं 5। वेरी गुड। अब फिर हम लोगों ने क्या करा, अभी एब्जॉर्प्शन नहीं दिया, हमने फिर अपनी नॉब घुमाई, नॉब से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी सी और इंक्रीज कर दी। अब वैल्यू यहाँ तक पहुंच गई 7। अब प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा? यस मैम। अब Yes, कर लेगा। अब तुरंत क्या करेगा, ये प्रोटॉन जंप होकर के ऊपर पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच गया? ये अब इनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 5 के बराबर हो गया। तो अब हमने क्या कर दिया था, इस फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया था। हम कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, 5 फ्रीक्वेंसी या 5 एनर्जी के रेडिएशंस दे रहे थे अपने न्यूक्लियाई पर। तो जब उसके बीच का डिफरेंस कैसे घट बढ़ रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू से। अब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम कांस्टेंट नहीं कर रहे हैं, उसको हम घटा बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, कि नॉब घुमा रहे हो। तो जैसे ही हमारे पास एब्जॉर्प्शन होगा, तुरंत स्क्रीन में ऐसे करके पीक आ जाती है कि
यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो गया। तो यहाँ पर बच्चे जो ग्राफ बनता है इस एक्सिस पे हम लोग लेते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, कि कितनी फील्ड लगाई कि उसने प्रोटॉन ने एब्जॉर्बेंस दिया। ठीक है, कितनी फील्ड लगानी पड़ी कि प्रोटॉन ने एब्जॉर्बेंस दिया। तो मैंने कहा दो तरीके हो सकते थे कि हम लोग या तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कांस्टेंट कर देते, कि इसकी वैल्यू को हमने कांस्टेंट कर दिया कि भाई ये 2 है, इसकी वैल्यू 5 तक की रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को नहीं घटा बढ़ा रहे। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को हम लोग घटा बढ़ा रहे हैं। तो अब जो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो जंप कर जाएगा, मगर वो जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को घटाए बढ़ाएं, तो वो ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होती। एप्लीकेबल ये वाली होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर देते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को घटाते बढ़ाते, क्योंकि रेडियो वेव्स की रेंज बहुत ज्यादा होती है। रेडियो वेव्स की रेंज बहुत ज्यादा होती है, तो अब इतनी ज्यादा रेंज को आप बढ़ाओगे तो वो बहुत ही आपका मतलब इतना इजी टू हैंडल वर्क नहीं है कि आप रेडियो वेव्स को आप वैरी करो। तो इससे अच्छा हम क्या करें, रेडियो वेव्स हमने फिक्स कर दिया, हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को घटाए बढ़ाएंगे, तो वो इजीली हमें रिजल्ट्स दे देते हैं। क्योंकि रेडियो वेव्स क्या है, बहुत लंबी रेंज है। ठीक है, उसको आप नॉब से बराबर घुमा करके इंक्रीज डिक्रीज करने पे वैल्यू आपके बहुत अच्छे नहीं आते रिजल्ट्स। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, रेडियो वेव्स को हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर कांस्टेंट कर दिया और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटाया बढ़ाया। तो जितनी फील्ड पर उसने एब्जॉर्प्शन दिया वो यहाँ पर नोट हो गई कि इतनी फील्ड हमने लगाई, ये इलेक्ट्रोलाइट जाने पर ये क्या हो रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रहा है मैम। तो अब हम फिर से एग्जांपल समझ लो कि फिर से एग्जांपल समझ लो, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन का ये आपकी मैग्नेटिक एनर्जी लेवल है। ठीक है, और उसकी एनर्जी ये 3 है, सपोज करो 3 है। जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया अपने प्रोटॉन को, तो उसमें स्प्लिटिंग हुई, ये 3 है और इसकी वैल्यू यहाँ पर 5 है। ठीक है, और जब आप रेडिएशन दे रहे हो उसकी जो एनर्जी है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो आपके 4 के इक्विवेलेंट है, 4 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो जब यहाँ पे प्रोटॉन है और आपने एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड से स्प्लिटिंग हो गई एनर्जी लेवल्स में। एनर्जी लेवल यदि 5 में स्प्लिट हो गया, तो 3 से 5 में जाने के लिए इसको 2 की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो इस केस में ये रेडिएशन को अब्जॉर्ब नहीं करेगा। फिर आपने क्या करा, इसकी वैल्यू को आपने और बढ़ा दिया, है ना, इसकी वैल्यू को आपने और बढ़ा दिया। अब ये 5 था, अब ये सपोज करो ये 6 हो गया। अभी एब्जॉर्प्शन देगा, अभी भी एब्जॉर्प्शन नहीं देगा क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 3 है। फिर आपने क्या करा, इसकी वैल्यू को आपने और बढ़ा दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को आपने और बढ़ा दिया। अब ये यहाँ पर आ गया और इसकी वैल्यू 7 है, इनके बीच का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। अब क्या इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 4 हो गया। अब जैसे रेडिएशन हम 4 के लगातार दे रहे थे, अब प्रोटॉन ने क्या करा, इसे एब्जॉर्ब कर लिया और तुरंत ऊपर चला गया। तो कितनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाई जब इसने एब्जॉर्प्शन दिया, वो वैल्यू यहाँ पर नोट हो गई। तो यहाँ पर जो ग्राफ बना, मैंने कहा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एब्जॉर्बेंस के बीच में बना। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पर पीक्स आ जाती है। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो पूरी बात समझ में आ गई कि यहाँ पर हम लोग रेडियो वेव्स को वैरी नहीं करेंगे, उसको फिक्स कर देंगे। क्या चीज वैरी करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम लोग इंक्रीज डिक्रीज करेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, कोई डाउट हो तो अभी बच्चे पूछ लो, कोई डाउट है? जो भी बच्चा पूछ रहा था उसको अभी समझ में आ गया? यस मैम। तो
ये बात, अब यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं मैं इसको फिर से एक बार रीड कर देती हूँ, जहाँ पर जो पॉइंट नहीं समझ में आता उसको तुरंत पूछिएगा. This form of spectroscopy depends upon the magnetic property of an element. Thus, it deals with the transitions between magnetic energy levels of nuclei of a molecule. किसके बीच में ट्रांजिशन होता है? Between magnetic energy levels of nuclei. न्यूक्लियाई के मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होता है. ठीक है. एंड टू क्रिएट मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स को क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है? द न्यूक्लियाई इज केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड. Without the magnetic field, the spin state of the nuclei degenerate, means same energy, and so no energy level transitions are possible. जब degenerate होगा तो कोई भी transition होगा नहीं. The application of magnetic field brings about the separation of these levels. मैग्नेटिक फील्ड लगाने से क्या हो जाता है? लेवल्स का सेपरेशन हो जाता है. एंड देन रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस कैन कॉज ट्रांजिशंस बिटवीन दीज एनर्जी लेवल. अब क्या होगा? उससे अब ट्रांजिशन होगा. अब रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन डालने पर क्या होगा? ट्रांजिशन होगा. और क्या इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें यहाँ पर? तो न्यूक्लियाई विद ऑड मास नंबर, जैसे हाइड्रोजन है, फास्फोरस 31 है, फ्लोरीन 39 है, जिनके पास ऑड एटॉमिक नंबर होते हैं, ऑड मास नंबर होते हैं, वो ही सिर्फ एनएमआर का स्पेक्ट्रा शो करते हैं या शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. अब प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने जाना ही था कि किसके बीच में इंटरेक्शन होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन और न्यूक्लियाई के बीच में रेडिएशन इंटरेक्शन होता है. जैसे कि एक यहाँ पर क्या होता है कि न्यूक्लियाई ऑफ, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, द न्यूक्लियाई ऑफ सर्टेन एटम्स बिहेव एज इफ दे आर स्पिनिंग अराउंड देयर एक्सिस. जैसे कि इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन लगातार स्पिन करता रहता है ना, इन जगह पर रोटेट करता रहता है, ऑर्बिट पे भी घूमता रहता है और अपना स्पिन भी लगातार करता रहता है ना. सेम वे जो न्यूक्लियाई या प्रोटॉन है वो भी लगातार स्पिन करता रहता है ना. और जिससे क्या हो जाता है, अगर उसके पास कोई स्पिन पेयर्ड नहीं है, स्पिन पेयर्ड मतलब उसका कोई बगल में साथी नहीं है, तो एक रिजल्टेंट स्पिन अपीयर होगी. और स्पिन अपीयर होगी तो क्या होता है आपको मालूम है? जब भी कोई स्पिन करती है, कोई चार्ज पार्टिकल स्पिन करता है, रोटेट करता है, मूव करता है, तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है. तो अगर हमारे पास रिजल्टेंट स्पिन आ रहा है, मतलब कि उसको कोई कैंसिल करने वाला नहीं है, अगर वो अकेला है प्रोटॉन, तो उसकी वजह से एक क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी और एक टाइनी बार मैग्नेट की तरह वो बिहेव करेगा. जैसे टाइनी बार मैग्नेट होता है उसकी तरह बिहेव करेगा. और जैसे कि एक टॉप घूमता रहता है, टॉप मतलब लट्टू जैसे घूमता रहता है, कैसे घूमता रहता है? थोड़ा सा टिल्ट होके घूमता रहता है. टिल्ट होके क्यों घूमता है? जब घूमता है तो ग्रेविटेशनल एनर्जी उसको तरफ अपनी तरफ पुल करती है, अपनी तरफ अलाइन करना चाहती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो टिल्ट होकर के घूमता है. इन अ सेम वे कि जो ये न्यूक्लियाई भी रोटेट करता है, रोटेट्स लाइक अ टिल्टेड टॉप, वो भी टिल्टेड टॉप की तरह रोटेट करेगा. क्यों करेगा टिल्टेड टॉप की तरह? क्योंकि यहाँ पर जो अपनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है वो क्या करना चाहेगा? वो इसको अपने अलाइन करना चाहेगा, है ना. वो इसको आपको जो रोटेट कर रहा है उसको अपने अलाइन करना चाहेगा, तो उस वजह से क्या होगा? वो भी टिल्ट होकर के घूमेगा जैसे कि टिल्टेड टॉप घूमता है. फिर नेक्स्ट पॉइंट्स में मैंने बताया था कि रेडियो वेव्स के पास अपनी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 10⁷ to 10⁸ हर्ट्ज के बीच में होती है और उसमें इतनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है 10⁻18 to 6.6 into 10⁻18 ergs. So we find that the amount of energy involved in radio frequency waves is very small. But even though this small amount of energy can affect the nuclear spin of a molecule. Only nuclear spin of a molecule को affect कर सकती है. Electronic transitions को नहीं कर सकती, rotational transitions को and vibration transitions को नहीं कर सकती, proton के transition को कर सकती है. ठीक है. तो ये जो transition होता है इसको हम बोलते हैं resonance. Nucleus has different energy levels. The transition of charged particles from the lower energy level to higher energy level is known as resonance, and the energy required for resonance to take place is known as resonance energy. ठीक है. अब अगर हम चाहते हैं कि resonance हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि we have to bombard the radio frequency to the molecule. In practice, it has been found that
more convenient to keep the radiation frequency constant and to vary the strength of the magnetic field. We have discussed this point. कोई डाउट हो इस पॉइंट को लेकर के तो फिर से आप पूछ सकते हैं बच्चों. At some value of the field strength, the energy needed to flip the proton matches the energy of radiation. Absorption takes place and the signal is observed. Such a spectrum is known as NMR spectrum. So from this, it is clear that higher the applied field strength, higher is the frequency of radiation. This is very, very important point. इसको read करो, देखो समझ में आ रहा है. It is clear that higher the applied field strength, higher is the frequency of radiation needed to flip the proton to a less stable state. जितना ज्यादा आप अप्लाइड करोगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर, उतने ज्यादा आपको एनर्जी चाहिए होगी प्रोटॉन को फ्लिप करने के लिए. मेरी वॉइस आ रही बच्चों? यस मैम. ओके. अब आते हैं स्टडी ऑफ NMR सिग्नल. द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ NMR स्पेक्ट्रम विल बी स्टडीड. फर्स्ट, द नंबर ऑफ सिग्नल्स मैंने डिस्कस कर लिया कि this give an idea about the number of different type of protons present in a molecule. प्रोटॉन मतलब कि हाइड्रोजन की बात हो रही है, मैं बार बार यहाँ पर वर्ड यूज करती हूँ. तो कितने तरीके के आपके पास हाइड्रोजन है, ये आपको नंबर ऑफ सिग्नल्स बता देंगे. द प्रोटॉन विद इन द मॉलिक्यूल which possess the same magnetic environment are said to be equivalent. एक जैसे जो हाइड्रोजन्स होते हैं उनको बोलते हैं equivalent and will absorb at the same applied field strength. And protons with different magnetic energy, protons with different magnetic environment will absorb at different applied field strength and are known as non-equivalent protons. मतलब क्या हो गया, जो एक जैसे हाइड्रोजन है वो सेम एक्सटर्नल फील्ड पर एब्जॉर्प्शन देंगे, है ना, और जो डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स होंगे, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे, वो डिफरेंट एक्सटर्नल फील्ड पर एब्जॉर्प्शन देंगे. किसी ने कम फील्ड पर एब्जॉर्प्शन दे दिया, किसी ने ज्यादा फील्ड पर एब्जॉर्प्शन दे दिया. रीजन क्या है कि भाई अलग अलग टाइप के प्रोटॉन है, उनका एनवायरमेंट अलग अलग होगा. एनवायरमेंट अलग अलग होगा तो उनके बीच में जो स्प्लिटिंग होती है वो भी डिफरेंट होगी. तो स्प्लिटिंग जो होती है वो मेन फैक्टर है. जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी उतनी ही ज्यादा उसमें एनर्जी चाहिए होगी प्रोटॉन को लोअर से हायर में जंप करने के लिए. तो स्प्लिटिंग कब ज्यादा होगी कब कम होगी तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर तो डिपेंड करता है, साथ में उसके खुद के एनवायरमेंट पर भी डिपेंड करता है हाइड्रोजन पे कि उसका खुद का एनवायरमेंट कैसा है. इन CH3COH कितनी एब्जॉर्प्शन पीक्स देगा बच्चों? CH3OH कितनी पीक्स देगा? 2 पीक्स देगा, है ना. It will give 2 major absorption peaks. मेजर एब्जॉर्प्शन पीक्स वर्ड हम लोग लिखते हैं. मेजर क्यों लिखते हैं? क्योंकि इन्हीं पीक्स की स्प्लिटिंग हो जाती है, छोटी पीक्स में भी ये डिवाइड हो जाते हैं. वो क्यों होते हैं वो भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे. तो ये 2 मेजर एब्जॉर्प्शन पीक्स ही देंगे. Because of the tetrahedral nature of carbon atom, the 3 hydrogen in the methyl group are equivalent to each other. And appear as single major absorption peak, है ना. सिंगल पीक देगा, ये तो तीनों हाइड्रोजन है, सिंगल पीक देंगे और फिर ये अलग देगा in an NMR spectrum. Second major absorption peak arises from hydrogen atom bonded to the OH. इसकी वजह से आएगा यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर एक करके ऐसे करके बना लेना तुम लोग. यहाँ पर मैंने नहीं बनाया हुआ है, जैसे ग्राफ बनाया था ना मैंने, वहां पर अभी ऐसे बना लेना. इसको मैं लाइट से बनाती हूँ. ठीक है, ऐसे करके तुम लोग अपने नोट से बना लेना. यहाँ पे बना नहीं हुआ है और इसमें आप लिखा देना कि 2 पीक्स देगा ना, तो एक पीक ऐसे बनाना और दूसरी पीक इसके बगल में ऐसे करके पीक बना देना. 2 पीक्स बनाना, है ना. एक के लिए लिखना CH3 के लिए, दूसरी OH के लिए.
ठीक है, समझ गए, बना लेंगे ना इस पे अपने आप से, यस मैम। है ना। 2 पीक्स बनाना, और CH3 के लिए जो पीक बनाना वो ज्यादा एरिया की बनाना, क्योंकि CH3 में क्या 3 तरीके के हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या सिर्फ एक तरीके का हाइड्रोजन है, तो इसकी पीक जो बनेगी वो ज्यादा बड़ी बनेगी, इसकी छोटी बनेगी, है ना। तो आप ऐसे बनाना है CH3 के लिए और फिर ये CH2 के लिए। अब इसके लिए वही आ गया CH3 CH2H, कितनी पीक्स देगा ये? 3 देगा। इसके लिए भी यहाँ पर आप बना लेना, एक CH3 के लिए, एक CH2 के लिए, OH के लिए, है ना। और तीनों का जो रेशियो होगा 3:2:1 होगा, रेशियो जो होगा एरिया का जो रेशियो होगा, ठीक है। ये कितनी पिक देगा बताओ? CH3O CH2 CH3। मैम ये 3 देगा। 3 क्यों देगा भाई? सॉरी मैम, ये 2 देगा, 2। ये भी 2 ही पिक देगा। ये वाला हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन एक ही तरीके का हाइड्रोजन है, ठीक है। ये लास्ट वाला अलग है, ये 2 मेजर बैंड्स देगा। बेंजीन कितनी देगा? बेंजीन 1 देगा। 1 देगा, वेरी गुड। इसमें बताओ। मैम हाँ बोलिए। मैम बेंजीन के केस में ये नहीं हो सकता, जैसे कार्बन का पोजीशन ये होता है ना कि पैरा, मेटा और ऑर्थो। मैम तो किसमें बेटा? कार्बन, मैम बेंजीन के केस में जैसे बेंजीन के केस में ऑर्थो पैरामीटर कब होता है? जब कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता फंक्शनल है ग्रुप लगता है तब होता है ना। तब होगा ना, अकेले जब कुछ Yes, उसमें है ma'am. ही नहीं तो कैसे ऑर्थो पैरामीटर होगा? आप Okay, सपोज करो 2 क्लोरीन लगाए होते तब होता है कि ऑर्थो पोजीशन में कि पैरा की बेटा, अभी तो कुछ भी नहीं है ना, बेंजीन है वो तो, ठीक है। अब इसका केस बताओ जल्दी से। CH3 CH2 2 Cl देगा मैम। 2 देगा। मैम इसमें 2। हाँ, इसलिए को जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना A और B, एग्जाम में आपके आगे तो आपको बेसिक करके A दिखाना पड़ेगा, ये A है ये B है। A B मतलब ये एक तरीके का हाइड्रोजन है, ये दूसरे तरीके का हाइड्रोजन है, ठीक है। और रेशियो क्या होगा दोनों की पिक्स का? 3:2। 3:2 का रेशियो होगा, वेरी गुड। ये कितनी देगा? आइसोप्रोपिल क्लोराइड 2 मैम, 2 2। वो तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मगर आप खुद से समझ के बताइएगा, है ना। CH3 CHCl CH3, ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसको जब आप ओपन करके लिखोगे तो क्या होगा? ये भी यहाँ पर भी A लिखो, ये भी A है, क्योंकि ये हाइड्रोजन दोनों एक ही जैसे हैं, है ना। ये वाला हाइड्रोजन बस डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर क्या है, Cl लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये वाला हाइड्रोजन डिफरेंट हो गया। ये और ये हाइड्रोजन एक जैसे हैं। इसमें बताओ, इस कंपाउंड बताओ। 1 देगा, क्योंकि यहाँ तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, ये और ये हाइड्रोजन है, दोनों एक ही जैसे हाइड्रोजन है, तो ये भी A हो गया और ये भी A हो गया। ठीक है। ये वाला नहीं, दूसरा वाला है वो। ठीक है, दोनों A हो गए। The presence of double और ट्रिपल बॉन्ड्स may cause non-equivalency। मतलब अगर कहीं पर किसी हाइड्रोजन के पास कहीं डबल बॉन्ड लगा हुआ है, हाइड्रोजन के पास मतलब क्या होगा, उससे अटैच कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, किसी कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो दोनों हाइड्रोजन आपस में एकदम डिफरेंट हो जाएंगे, है ना। क्योंकि एक के पास क्या डबल बॉन्ड लगा हुआ है, दूसरे के पास ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, किसी पास सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की वजह से भी नॉन इक्विवेलेंसी आ जाएगी, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट टर्न पे अभी पोजीशन ऑफ सिग्नल्स, केमिकल शिफ्ट पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केमिकल शिफ्ट। शील्डिंग डिशील्डिंग पूछी जाती है एग्जाम में, है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए समझ में आ गया बच्चों NMR 3? यस मैम। इससे रिलेटेड और भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे दूंगी, तो अपना ये स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स एंड नंबर ऑफ सिग्नल्स सब निकालिएगा आप लोग। चलिए अटेंडेंस भेज दीजिए, और कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो तो ये मैं आस्क। चलिए स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।